क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें टेक्स्ट बुक में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो द ट्रूथ होता है या सिर्फ एक वर्जन ऑफ ट्रूथ होता है? क्योंकि कभी कभी ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। रिसेंटली शशि थरूर और एनसीईआरटी के बीच में एक डिबेट चला था, जहां शशि थरूर ने ये क्लेम किया है कि एनसीईआरटी ने अपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में से मुगल इतिहास को डिलीट ही कर दिया है। इस डिलीशन को उन्होंने अपने रिच इंग्लिश वोकैबुलरी में आइडियोलॉजिकल एजेंडा कह दिया। सबसे पहले तो इसे फैक्ट चेक करते हैं। क्या एनसीईआरटी के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से मुगल इतिहास पूरी तरह से गायब है? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी के रिवाइज सिलेबस में मुगल हिस्ट्री को सिर्फ थोड़ा कर्टेल किया गया है टू रिड्यूस द कंटेंट लोड ऑन स्टूडेंट्स एज डिफेंडेड बाय एनसीईआरटी। सो कैन वी से दैट दिस वाज अ स्मार्ट वर्ड प्ले बाय मिस्टर थरूर to establish maybe his ideological agenda? This debate has led me to ask some questions. हमें इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है? जो बीत गया सो बीत गया, राइट? क्या बच्चों को रट्टा मारने के लिए एक सब्जेक्ट की कमी पड़ रही थी इसलिए इतिहास इंक्लूड किया गया है, या फिर हमें इससे कुछ मिल भी रहा है? तो सबसे पहले बीइंग अ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हु हैज पास्ड स्कूल लॉन्ग बैक, मैंने एनसीईआरटी की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स छान मारे। I wouldn't deny that it was a cultural shock for me. भारत एक ऐसा देश है जिससे बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास प्राप्त हुआ है, जिसे हम मराठी में रक्त रंजित इतिहास कहते हैं। इसमें ये कंफ्यूजन स्वाभाविक है कि बच्चों को कौन सी कक्षा में क्या और कितना पढ़ाया जाए। मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसे डायनेस्टीज के इतिहास से लेकर ब्रिटिश रूल और इंडिपेंडेंस तक भारत में कहानियों की कमी नहीं है। इन कहानियों में हर किसी की पूरे भारत पर राज करने की महत्वाकांक्षा है। इन कहानियों में खून खराबा है, प्लानिंग और प्लॉटिंग है, विश्वासघात है। इन कहानियों में क्रुएल्टी है, गुलामी के घाव है। इनमें कईयों के आंसू, दर्द और बलिदान भी छुपे हुए। और फिर ये सवाल उठता है कि क्या आज के मासूम बच्चों को ये सब डिटेल में सिखाना जरूरी है? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। तो ये हिस्ट्री बुक पढ़ने के बाद जो कल्चरल शॉक मुझे मिला था वो इसके कंटेंट से तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा शॉक मुझे लगा था इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओल्ड सिलेबस में 700 सी से 1750 तक के 1000 सालों की जब बात चल रही थी, तब इसका सबसे बड़ा हिस्सा थे हमारे इन्वेडर्स, जैसे टर्किश रूलर्स, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी। और फिर इनका सबसे बड़ा हिस्सा था मुगल हिस्ट्री का। मैंने नोटिस किया कि प्रीवियस सिलेबस वाज टू दिल्ली सेंट्रिक। इट एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट आवर इन्वेडर्स, द वेरियस रूलर्स, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, देयर कोर्ट सिस्टम्स। लेकिन जब ये हिस्ट्री बुक्स हमें उनके बारे में डिटेल में पढ़ा रहे थे जिन्होंने हम पे अटैक किया, हम पर राज किया, तब इनके बाकी भारतीय साम्राज्यों के बारे में क्या विचार थे? What were their thoughts about the rest of India? Well, they didn't really have any. I was surprised to see कि previous history textbook में विजयनगर साम्राज्य का हार्डली कोई मेंशन था। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जिनके वजह से हमारी महिलाएं सुरक्षित थी, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आज भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कस किया जाता है, उन्हें प्रीवियस सिलेबस में सिर्फ एक पैराग्राफ की जगह मिली थी। यही नहीं बल्कि उन्हें सिर्फ एक चीफ्टन यानी एक ग्रुप लीडर की तरह मेंशन किया गया है। एंड मोर ओवर इट वॉज पोर्ट्रेड इन अ रॉन्ग वे। दिस इज वॉट यू कॉल अ स्किलफुली सेटिंग द नैरेटिव फॉर डेकेड्स। पहले मैं जब भी अपने सीबीएसई में पढ़े दोस्तों से बात करती थी, उनका हमेशा एक कहना रहता था कि उन्हें सिलेबस में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया, उन्हें उनके बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं थी। और जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता चलने लगा, वो भी मूवीज के थ्रू। आई मीन सीरियसली, मूवीज आर टीचिंग पीपल अबाउट शिवाजी महाराज, सो व्हाट आर टेक्स्ट बुक्स फॉर? 2023 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने सिलेबस को रूटेड इन इंडिया बनाने का प्रपोजल रखा और इसके चलते आए रिवाइज टेक्स्ट बुक्स, जिसमें हिस्ट्री को डिसेंट्रलाइज करते हुए सदर्न, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न डायनेस्टीज को भी यहाँ पे जगह दी गई। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को और मराठा एम्पायर को वो जगह दी गई विच दे डिजर्व्ड राइटफुली इन द इंडियन हिस्ट्री। साथ ही यहाँ अहोम साम्राज्य और चोल साम्राज्य को भी जगह दी गई। इज इट एन एजेंडा और इट्स अ लॉन्ग ओवरड्यू करेक्शन? ये फैसला हमें फैक्ट्स देखकर लेना चाहिए, पॉलिटिक्स देख के नहीं। रही बात इतिहास के कुछ पार्ट्स को कर्टेल करने की या फिर ओमिट करने की, तो एनसीईआरटी का कहना था इट वाज डन टू मैनेज द कंटेंट लोड ऑन स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो टू अवॉइड रिपीटेशन, विच सीम प्रिटी फेयर ऑन देयर पार्ट, because if you're focusing on the deletion, then I'm focusing on the addition. And now I will ask you, how is the inclusion of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Maratha Empire into the new book an ideological agenda? How is teaching about the king who saved us from being slaves an ideological agenda? मैं बताती हूँ आपको ideological agenda किसे कहते हैं। सन 1834 में भारत में एक ब्रिटिश जनरल आए थे, थॉमस मैकॉले नाम के। इस व्यक्ति ने भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अ मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ये डॉक्यूमेंट लिखा है। आपको पता है उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? इन महाशय का कहना था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was worth the whole native literature of India and Arabia. Wow! इन महाशय ने इस डॉक्यूमेंट में
तब के भारतीय शिक्षण व्यवस्था में जो संस्कृत और अरेबिक भाषाओं का उपयोग हो रहा था, उन्हें हटाकर इंग्लिश को प्रमोट करने का प्रस्ताव रखा। अगर आपको आज की खराब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए किसी को दोषी ठहराना है तो इन दो व्यक्तियों का नाम जरूर ध्यान में रखिए, थॉमस मैकॉले और तब के गवर्नर जनरल विलियम्स बेंटिक। इन्होंने ही तब के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाए। इनकी कोशिश यही थी कि एक ऐसा क्लास पैदा हो जो दिखने में तो भारतीय हो लेकिन जिनका टेस्ट इंग्लिश हो, जो सिर्फ एक क्लर्क की तरह काम करना जानता हो और जो अपना दिमाग बिल्कुल ना चलाए। इसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल एजेंडा, टू डिस्ट्रॉय आवर एजुकेशन सिस्टम ब्रिक बाय ब्रिक ओनली टू प्रोड्यूस द स्लेव्स विदाउट द ब्रेन्स। आइडियोलॉजिकल एजेंडा तब कहते हैं जब आप 70 सालों से हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स बहुत स्मार्टली छुपा देते हो और एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू हमारे स्टूडेंट्स के सामने रखते हो। आप अपने ही इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हो? तो हम फिर से स्टार्टिंग के क्वेश्चन तक चलते हैं। क्या बच्चों को ये सब पढ़ाना चाहिए या फिर कितनी मात्रा में पढ़ाना चाहिए? उन्हें क्या नहीं बताना चाहिए, क्या बता देना चाहिए? अगर मुझसे पूछे तो बच्चों को ये सब डिटेल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ जरूरत है एक चेंज की, अ चेंज इन पॉइंट ऑफ व्यू। आप किस दृष्टिकोण से सच्चाई को देख रहे हो ये यहाँ पे जरूर मैटर करता है। अब तक के हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जिस तरह स्मार्टली ट्विस्ट किया गया है या फिर कुछ फैक्ट्स को जिस तरह बहुत ही स्मार्टली छुपा दिया गया है, मैं इसे एक तरह से मिसलीड कहना ही कहूंगी। आज इस पॉइंट पे हमें जरूरत है एक पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की, एक दृष्टिकोण बदलने की और उन फैक्ट्स को उसी तरह देखने की जिस तरह वो थे। भारत में ऐसे भी महानुभाव लोग हैं जो ये कहते हैं कि सब सेम ही तो है, सब लोग सिर्फ अपना अपना एम्पायर एक्सपांड ही तो कर रहे थे और उसके लिए फिर जो आवश्यक है वो आपको करना ही पड़ता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब सेम नहीं है। अगर आपको पता हो तो रामायण महाभारत के समय में भी दिग्विजय नाम का एक कॉन्सेप्ट था। जैसे रामायण में अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान राम ने अयोध्या की सीमाओं को विस्तारित किया था, महाभारत में पांडवों ने चारों दिशाओं जाकर दिग्विजय के नाम पे अपने राज्य का विस्तार ही किया था। यही नहीं बल्कि शिवाजी महाराज ने भी अपने छत्रपति बनने के बाद दक्षिण दिग्विजय किया था। लेकिन इनमें और बाकियों में क्या फर्क है? फर्क यही है कि इन्होंने कभी महिलाओं पर अत्याचार नहीं किए, इन्होंने किसी को अपना धर्म बदलने पर मजबूर नहीं किया, ना ही उनके मंदिर तोड़े और ना ही उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर हम गुप्त साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की बात करें तो युद्ध के अलावा जो इनका कॉमन मैन था वो खुश था। इनके दौरान हमारे आर्ट्स एंड कल्चर फ्लरिश हुए थे। गुप्त साम्राज्य के काल में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सारे बिलीव्स एक साथ रहा करते थे। कोई किसी पे अपने बिलीफ्स को बदलने के लिए फोर्स नहीं करता था। राम राज्य उसी को कहा जाता है जब आपकी प्रजा खुश रहती हो, जो अपनी मर्यादा, अपना सम्मान, अपने बिलीफ्स को साथ में रखकर चलती हो। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आज के बच्चे स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, उन्होंने काफी सुख सुविधाएं देखी है। इन बच्चों को हमारी पिछली पीढ़ियों ने इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या उन्हें सहना पड़ा है, उन्होंने क्या संघर्ष किया है, इस बात की जानकारी होना आवश्यक है। हमारे पिछली पीढ़ियों ने जो घाव सहे हैं, जो बलिदान दिए हैं, उनसे जो गलतियां हुई है और उन गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, इन सब के लिए ये इतिहास पढ़ाया जाना जरूरी है। सर्विट्यूड या फिर परतंत्रता क्या होती है, उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना क्या होता है, ये आज के स्कूल गोइंग किड्स को पता होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए हमारे आज़ादी के लिए जो लोग लड़े, जिन्होंने अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया, इनके बारे में बच्चों को पढ़ाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है जिन्होंने हम पर राज किया, हमें अपना गुलाम बनाया, उनके बारे में सिखाना। और ये होना चाहिए उसी सटीकता से और उसी इंटेंसिटी के साथ, और ये आएगा एक सही दृष्टिकोण से। और मुझे लगता है यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना भी बहुत जरूरी है। हमें बच्चों को उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने की छूट देनी चाहिए। हमें बच्चों को हिस्ट्री को फैक्ट चेक करना सिखाना चाहिए। पुराने जमाने के कॉइन्स, ट्रांसक्रिप्शंस, स्क्रिप्ट्स, अलग अलग भाषाएं, ये सब सिखाने की जरूरत है ताकि वो अपना इंटरप्रिटेशन खुद कर सके। उनके हिसाब से सच्चा इतिहास क्या था, उनके इंटरप्रिटेशंस क्या थे, उनकी लर्निंग्स क्या थी, ये हमें उन्हें खुद सोचने देना चाहिए। ऐसे ही हम इतिहास सीखेंगे और वापस वो गलतियां नहीं करेंगे। सो आई थिंक इट्स टाइम टू रीड अवर हिस्ट्री राइट, टू रीड अवर पास्ट राइट। और शायद अभी ये जो भी कदम लिए जा रहे हैं ये उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वीडियो देखकर इतिहास के बारे में आपकी राय अगर थोड़ी सी भी बदल गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए आप कौन से बोर्ड से पढ़े हो, आपके हिस्ट्री सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता था और कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जो आपको बाद में पता चले, कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जो टेक्स्ट बुक में नहीं थे और आप चाहते थे कि वो होने चाहिए थे। इस चैनल पर आप और क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और भारत पे बने ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल एफ भारत।